आज की खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। चुनावों के बाद प्रचंड बहुमत पाकर अब सरकार बीकानेर के दौरे पर है, आपके दर पर है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जनता के सच से रूबरू हो रहे हैं। नजारा सच का है, नजारा यकीन का है और नजारा उम्मीद का भी। तो आज की खबर में सबसे पहले बात करेंगे सरकार के बीकानेर दौरे की। सब उनके बीच में जाते हैं और उनको बातचीत करके फिर निकल जाते हैं और फिर बहुत सालों तक वो नहीं आता, उनकी बात भी नहीं रहती। तो आई डोंट ब्लेम देम कि उनके मन में ये है। अब हम उनके अंदर वो विश्वास डालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको भरतपुर में नहीं दिखेगा, आज भी नहीं दिखेगा, परंतु एक साल बाद जब उनको समझ में आ जाएगी कि कोई भाग के कहीं नहीं जा रहा है और हम चाहते हैं कि उनकी जो मुसीबतें हैं उनको हम सॉर्ट आउट करें। सरकार सब कुछ छोड़ के 10 दिन के लिए क्षेत्र में आ रही है, यही कहना चाहती है बार बार कि भाई विश्वास करो, धैर्य रखो। मैं जानती हूँ कि बहुत सालों से काम नहीं हुए हैं, परंतु काम होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल होंगे, परंतु होंगे। इतना विश्वास रख के साथ चलो। एक एनर्जी को लेके आपने आज टाइम बाउंड लिमिटेशन दी है, क्या कहना है आपको? क्या इंजीनियर्स को टाइम दिया? देखिए, सूरतगढ़ का जो यूनिट्स हमारे आ रहे हैं, उन यूनिट्स के अंदर हमारे पार्टनर्स जो हैं उनको एनर्जी प्रोडक्शन करना है। और आप लोग सब जानते हो कि यहाँ ज़्यादातर कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखता है कि टाइमलाइंस कब कब होनी चाहिए। अब कहीं टाइमलाइंस 3 साल पीछे हो जाएं या 2 साल पीछे हो जाएं या 1 साल पीछे हो जाएं तो जनता को वो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमको जो पावर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके लॉस ऑफ पावर एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द पावर दैट आई शुड हैव गॉट। जो पावर मेरे को मिलना चाहिए था उसके इक्वल टू जो रेवेन्यू होता है वो हमारा लॉस है, वो हमारा जनता का लॉस है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं उनकी टाइमलाइंस के ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर ध्यान नहीं देते तो उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं। यहाँ सीएम ने श्री करणपुर में जन सुनवाई की और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इसके बाद राजे बीएसएफ कैंप भी पहुंची और अधिकारियों से मुलाकात की। इससे पहले सीएम राजे ने सूरतगढ़ में निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। यहाँ निर्माण में हो रही देरी पर राजे ने नाराजगी जताई और अधिकारियों से कहा कि हर हाल में समय पर काम पूरा होना चाहिए। सीएम ने एसीएस को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सूरतगढ़ में सामुदायिक भवन और स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। यहां सीएम ने कलेक्टर को स्टेडियम से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सीएम ने यहां पंप हाउस और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया। बता दें आपको कि सीएम का गंगानगर जाने का कार्यक्रम है और वहां जाकर आज मुख्यमंत्री शुगर मिल का निरीक्षण भी कर सकती हैं, जो कि खस्ता हाल में हाल फिलहाल चल रही है। इसके साथ ही राजे रात्रि विश्राम भी गंगानगर में ही करेंगे। वहीं सूरतगढ़ में सीएम राजे ने ट्रॉमा सेंटर और सीएचसी का निरीक्षण किया। यहां अस्पताल में 12 की जगह 5 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रॉमा सेंटर का ताला ही मुख्यमंत्री के आने पर खुला। और ऐसे में सेंटर और अस्पताल की हालत पर सीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग से इलाज नहीं होगा। यहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर की सरकारी बिल्डिंगों के जिलेवार सर्वे करवाने और बेकार पड़ी हुई सरकारी बिल्डिंग्स की अफसरों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा राज्य ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि किसी भी अस्पताल को बिना डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी लगाए क्रमोन्नत नहीं किया जाए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। गोवर्धन, इस पूरे दरमियान जब मुख्यमंत्री घूमी पूरे इलाके में, उन्होंने जायजा लिया तमाम चीज़ों का, आप साथ में रहे, हाल फिलहाल क्या कुछ बता पाएंगे? बताया जा रहा था कि शुगर मिल का भी वो निरीक्षण करने वाली हैं जो कि काफ़ी खस्ता हाल में, और इसके बाद बीएसएफ के कैंप में भी वो गई थी, अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की थी वहाँ। बिल्कुल प्रगति, मुख्यमंत्री ने गंगानगर शुगर मिल का निरीक्षण कर लिया है और अभी हिंदूमल कोट बॉर्डर जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है उसके लिए रवाना हो गई है। वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पर मुख्यमंत्री
जवानों से मिलकर के बॉर्डर के हालात का जायजा लेने वाली है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हिंदुमल कोर्ट पहुंचने वाली है और वहां जवानों से उनके किस हालात में वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी समस्या है, तो ये वो जानने का प्रयास करेंगे। हिंदुमल कोर्ट से वापस वो गंगानगर आके यहाँ रात्रि विश्राम करेंगी। आज दिन भर मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो तूफानी दौरा रहा। सरकारी विभागों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, चाहे गंगानगर शुगर मिल का निरीक्षण हो, उससे पहले करणपुर में उन्होंने जन सुनवाई की। बीच में बीज बायला में लोगों को उन्होंने संबोधित किया और समझाने का प्रयास किया कि जन सुनवाई का मतलब ये नहीं है कि तत्काल आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने जनता को धैर्य रखने के लिए की अपील की और ये समझाने का प्रयास किया कि सरकार अभी आपसे फीडबैक लेके आपकी समस्याओं को लेके धीरे धीरे समस्याओं को दूर करेंगी, क्योंकि जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे बिजली पानी सड़क की समस्या है, वो बहुत पुरानी समस्या है। उन्होंने करार दिया कि ये जो पुरानी सरकारों का कामकाज था, जिसमें डिले हुआ या उन्होंने कोताही बरती, उसकी वजह से जो पेंडेंसी है वो बढ़ती गई है। अब उस पेंडेंसी को या उस समस्या को दूर करने में वक्त लगेगा, लेकिन समस्याएं दूर जरूर होंगी। बिल्कुल कोशिश यही करते हुए देखिए मुख्यमंत्री की बार बार यही कह रही है कि धैर्य रखिए, काम जरूर हो जाएंगे। इन सब भी जैसा कि आपने बताया कि शुगर मिल का उन्होंने निरीक्षण किया और लगातार हम अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि ये जो शुगर मिल है कितनी ज्यादा रोजगार मुहैया करा रही थी इलाके के लोगों को, लेकिन अब खस्ता हाल हो चुकी है। इसको फिर से ठीक किया जाए, यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो पाए, इसके लिए क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया गया? बिल्कुल आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर सितंबर तक इस मिल का रिवाइव करने के लिए और इसकी दशा सुधारने के लिए डेडलाइन दी है कि सितंबर तक हर हाल में मिल के हालत सुधर जाने चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये मुख्यमंत्री का ये जो डेडलाइन है उसको अफसर कितना फॉलो कर पाते हैं और इस मिल की दशा कितना सुधर पाती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के एक डेडलाइन देने के बाद में या अफसरों को चेताने के बाद में गंगानगर के लोगों को भी उम्मीद है कि ये गंगानगर शुगर मिल के दिन है वो सुधरेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन समान जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जैसा कि बता रहे थे कि शुगर मिल का निरीक्षण कर चुकी हैं मुख्यमंत्री और इसके पुनरुत्थान के लिए फिर से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हालात सुधरेंगे शुगर मिल के। इन सब के बीच बता दें आपको कि पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी हैं मुख्यमंत्री, जहां भारतीय जवानों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद गंगानगर में ही रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राजीव महर्षि ने आज बीकानेर शहर का दौरा किया। सीएस ने अपने दौरे की शुरुआत ही शिक्षा निदेशालय से की। इस औचक निरीक्षण में सीएस ने निदेशालय में जाते ही अटेंडेंस रजिस्टर की चेकिंग की और उसमें ज्यादातर कर्मचारियों की गैर मौजूदगी की बात भी सामने आई। निरीक्षण के दौरान शिक्षा निदेशक प्रारंभिक रवि जैन भी नदारत रहे। इस मामले में मुख्यमंत्री के पास भी कर्मचारी और अधिकारियों के निदेशालय से नदारत रहने की शिकायतें आती रही थी। मुख्य सचिव ने रविंद्र रंगमंच और कोटगेट रेलवे फाटक के पास भी दौरा कर वहां शुरू किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। इधर सरकार और उसके मंत्री चिलचिलाती धूप में जन सुनवाई करने निकले तो सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी उनके सामने आई और सामने आया डिस्कॉम का सच। डिस्कॉम का वो सच जो कि हकीकत में केवल जनता को ही नहीं बल्कि सरकार को भी गुमराह कर रहा था। ऊर्जा मंत्री डिस्कॉम के हवाले से ग्रामीणों को 24 घंटे सिंगल फेज घरेलू बिजली और 3 फेज कृषि के लिए बिजली देने का दावा करते रहे, लेकिन जब उनके साथी मंत्री गांव में गए तो ये दावा खोखला निकला। बीकानेर की उदासर सहित कई ग्राम पंचायतों के दौरे पर निकले ग्रामीण विकास मंत्री गुलाब चंद कटारिया से जब फर्स्ट इंडिया ने बात की तो सामने यही सच आया। आसमान से बरसती आग और उसके नीचे सरकार और सरकार के मंत्री गांव में जाते हुए लोगों की जन सुनवाई करते हुए, ताकि जो वास्तविक स्थिति है गांव में रहने वाले लोगों की वो पता चल सके। इस समय हम मौजूद है उदासर ग्राम पंचायत में, जहां आज जन सुनवाई करी है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया जी ने। कटारिया साहब, किस प्रकार की समस्या आई? देखो, सामान्यतः यहाँ बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी। जितने यहाँ मुझे प्रार्थना पत्र मिले, मैं ऐसा मानता हूँ 80% का हल तो यहाँ अधिकारियों ने और कंप्लेंट करने वाले दोनों के आमने सामने बात करने से समस्या का हल हो गया। देखने में आया कि अभी आप जन सुनवाई कर रहे थे तो 2-3 बार लाइट गई और वापस आई, तो क्या ये अमूमन समस्या और भी गाँव के इलाके में? देखो, लाइट के बारे में सामान्यतः जहाँ भी मैं घुमा हूँ ट्रिपिंग है, निश्चित रूप से जाती है आती है जाती है आती है। गांव में पूछने के बाद भी लगा कि ये जो सिंगल फेज जिसके बारे में हम 24 घंटे की बात मान के चल रहे थे, कई गांवों के अंदर लोगों से सुनने के बाद कि 18 घंटे 16 घंटे
के बीच में ये घूम रही है। तो ये साफ तौर पे कहना है गुलाब चंद कटारिया जी का कि जो डिस्कॉम वादा कर रहा था, चाहे वो किसानों की बात हो कृषि कनेक्शन देने की और उनको बिजली देने की या घरेलू बिजली देने की, वो दोनों ही जो दावे हैं वो विफल साबित हुए, क्योंकि आज ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए खुद मंत्री निकले हैं और जो स्थिति सामने आई है निश्चित तौर पर उससे सरकार को अवगत भी कराएंगे और आने वाली 30 तारीख की जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें कोई ठोस निर्णय होने की संभावना है। सहयोगी विक्रम के साथ पीयूष शर्मा, बीकानेर। और मेरे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बात करते हैं। पीयूष, जैसे कि हम देख पा रहे थे, मंत्री महोदय को जानकारी ही नहीं थी, वो वही सच मान रहे थे जो कि डिस्कॉम अभी तक बता रहा था। क्या इसे विडंबना नहीं कहेंगे कि अब जब ज़मीनी हकीकत पता चल पाई है, वो भी तब जब लोगों से बातचीत हो पाई, तब पता चल पा रहा है कि असल में कितने घंटे बिजली मिल पाती है यहाँ के लोगों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने। ये सरकार और सरकार के मंत्रियों की विडंबना ही है कि जिस विभाग के अधिकारियों की जो सुझाव है उनके अमल करके सरकारी योजनाएं ली जाती है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और फिर उनके अनुसार ही सरकार जनता के बीच दावा करती है कि हम इतने घंटे बिजली दे रहे हैं। लेकिन वो दावे की हकीकत जब सामने आती है, जब सरकार के मंत्री जनता के बीच निकलते हैं, और ये काम सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने सत्ता संभालते ही बहुत जल्द शुरू कर दिया और ये हकीकत भी सामने आ गई। क्योंकि पिछले दिनों ही जो गजेंद्र सिंह सिंहसर है ऊर्जा मंत्री, वो लगातार बयान दे रहे थे कि हम अगस्त तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन जब पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री है वो जब आए तो उन्होंने साफ तौर पर जो संकेत दिए वो इस दावे की हकीकत तोड़ते हैं। वैसे ही दावा किया जा रहा था पिछले दिनों की हम 24 घंटे बिजली देंगे घरेलू सिंगल फेज की, और जो 3 फेज की बिजली है वो 7 से 7.5 घंटे किसानों को देंगे। लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी सामने आई है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान केवल गुलाब चंद कटारिया नहीं बल्कि अरुण चतुर्वेदी ने भी पिछले दिन इस बात चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जो आपने जानकारी दी। तो पीयूष जैसा कि बता रहे थे, ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा तब लगा मंत्री महोदय को जब वो लोगों से मिले और गांव में जाकर उन्होंने हालात देखे। डिस्कॉम ये कहती आ रही थी अभी तक, और ऊर्जा मंत्री डिस्कॉम के हवाले से ये कहते आ रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को 24 घंटे सिंगल फेज घरेलू बिजली और 3 फेज कृषि के लिए बिजली दी जा रही है, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन जब मंत्री महोदय पहुंचे, उनके साथी मंत्री पहुंचे गाँव में और हालातों को देखा तो ये सारे दावे खोखले नजर आए हैं। चलिए, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, चल लौटते हैं। देखिए, स्वागत है आपका। अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जारी है। बनास नदी में माफिया राज है। अवैध खनन से सैकड़ों कुएं सूख चुके हैं तो खेतों में बजरी के पहाड़ दिखते हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम इसी बजरी पर माफिया राज की। टोंक में अवैध बजरी खनन का काम धड़ल्ले से जारी है। माफियाओं ने खनन करते हुए खेतों में बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बजरी के पहाड़ हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं, ये साजिश के पहाड़ हैं। इन्हें जानबूझकर बनाया गया है। ये बजरी माफियाओं की खतरनाक साजिश का हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जिसमें माफियाओं का मुनाफा भी है, अफसरों का लालच भी और नेताओं का संरक्षण भी। और इस लालची मिलीभगत के आगे किसी की नहीं चलती। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हवा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद बनास को खोखला किया जा रहा है। बजरी का स्टॉक करने के लिए खेतों में बजरी के पहाड़ बनाए जा रहे हैं और ये बजरी किसानों को तबाह कर रही है, उनकी जमीनों को बंजर कर रही है। लेकिन परवाह किसे है? देखिए, बजरी के जो पहाड़ उठ के खेतों में आ गए हैं, ये गलत तरीका है। ज़मीन कास्ट की आबादी लैंड होती है और जब तक इसका कोई किस्म परिवर्तन नहीं हो जाए, कोई भी आदमी अलग से उसका उपयोग नहीं कर सकता। ये खेती को नुकसान है, किसानों को नुकसान है, आम जो आबादी क्षेत्र में कहीं है तो लोगों को नुकसान है। सबसे पहले तो जो बहुत गंभीर मुद्दा है वो ओवरलोडिंग का, अवैध खनन का था। उस पर सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि कहीं भी, जैसे अभी वन विभाग में ज़्यादातर लोगों की बात आई है कि 2-3 खसरे नंबर यहाँ बताए गए उनमें हो रहा है, और उनको तुरंत बता दिया है कि कहीं भी अवैध खनन नहीं होने देंगे। सरकार ने नियम बना दिए, लेकिन नियमों की परवाह किसी को नहीं। नियम कहता है कि खेती की जमीन का उपयोग सिर्फ खेती के लिए हो और बिना लैंड नियम में बदलाव के खेतों में दूसरी गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। लेकिन इस बजरी के पहाड़ को देखकर लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। बनास से लेकर कुओं और हैंडपंपों में पानी सूख गया। खेतों में बजरी माफियाओं का कब्जा है, लेकिन प्रशासन खामोश है। इसमें जो क्या है, भू माफियाओं की मिली भगत से और जो बजरी के जो ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत से ये जो पिछली भूमि की जो जमीन है उसके ऊपर है ना, नदी में से ट्रक भर भर के लाके और वो सड़क के किनारे डाल लें, तो वो फसल का नाश हो रहा है, उससे उसे खेती नहीं हो रही। इसमें राज्य सरकार की लापरवाही है। यकीनन जिन खेतों में फसलें लहलहानी चाहिए थी, वहां माफियाओं के मुनाफे की फसल लहलहा रही है और थोड़े से लालच में आकर किसान भी अपनी जमीनों को तबाह कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती खनन माफियाओं पर? क्या शासन और प्रशासन लाचार हो चुका है या फिर मामला कुछ और है? शायद खनन माफिया एक हाथ ले और एक हाथ दे की तर्ज पर अपने सारे काम निपटा रहे हैं और लोग सिर्फ तमाशबीन बने रह जाते हैं। न सरकार का डर, न प्रशासन का डर और न ही कोर्ट के आदेशों का डर। शासन, प्रशासन और न्यायपालिका से जब डर खत्म हो जाए तो आदमी बन जाता है माफिया और फिर करता है अपनी मनमानी। 50 ट्रक और 10 जेसीबी मशीन, ये हकीकत है टोंक की, जहां बजरी माफिया इस कदर हावी हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। टोंक की बनास नदी में चल रहे अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए, लेकिन बजरी माफियाओं ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर खनन का काम जारी रखा। पानी के 90 से ज्यादा कुएं अवैध खनन से तबाह हो चुके, लेकिन परवाह किसे है? लोगों को परवाह है तो बस कि उनकी जेब का वजन बना रहना चाहिए। बजरी के ढेरों से, जो बजरी के ढेर जिन खेतों में हो रहे हैं, उनके आसपास के जो खेत है, हवा चलने से बजरी पानी से बह के जो पहाड़ जैसे ढेर वो बह के इन खेतों में आएगी। इन खेतों में आने से इनकी उपजाऊ क्षमता कम होगी। इसमें स्पंज की वो रहती है, पानी सोखने की वो रहती है। इससे पानी जमीन में जमेगा तो फसलें गलेगी। फसलें गलने से इनके किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। काफ़ी जो आसपास के जो किसान है वो परेशान है इस चीज़ से। सर मीठा पानी तो खारा हो रहा है, और दूसरी बात जो नदी में जो किसान खेती करते थे, जैसे खरबूजे, जिस शिमला मिर्च, अन्य टमाटर वगैरह पौध जो तैयार करते थे, वो किसानों की रोजी रोटी के भी संकट है। बजरी के इन पहाड़ों से ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है कि जब बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो यही बजरी लोगों के खेतों में आ जाती है, जिससे खेती की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ता है। वहीं पूरे मामले पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई, जरा ध्यान दीजिएगा, सख्त कार्रवाई के आदेश सख्ती से दिए हैं। बनास नदी में बजरी खनन के संबंध में जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि अवैध खनन हो रहा है। इसके संबंध में खान विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। परिवहन विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि यदि ओवरलोडिंग पाया जाता है तो ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बहरहाल बनास के अवैध खनन पर शासन और प्रशासन आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हकीकत से हर कोई मुंह मोड़ रहा है। माफिया अपना काम कर रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो हर अधिकारी और नेता यही कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि टेलर जुड़ चुके फोन लाइन पे मेरे साथ, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। रवि, जैसा कि हम सुन पा रहे थे, कलेक्टर साहब का तो कहना था कि भाई हमने सबको निर्देशित कर दिया, संबंधित विभागों को, और लगाम जल्द से जल्द लगाई जाएगी इन माफियाओं पर। ऐसा होता हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा। जी प्रकृति, अगर बनास की बजरी, उसके अवैध जो है, जिस तरह से ये काला बाजारी के लिए जो है बजरी के ढेर लगाए जा रहे हैं और कृत्रिम पहाड़ बनाए जा रहे हैं बजरी के, तो इस मामले में जो है अब तक जो है भले ही सांसद ने भी पहल की हो, विधायकों को लताड़ा हो, अधिकारियों की क्लास ली हो, लेकिन आज भी हालात यही है कि पूरा खेल जो है न सिर्फ बनास नदी के अंदर बल्कि बनास नदी के बाहर भी वैसे ही जारी है जैसे पहले जारी था। आदेशों की, और अगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की बात की जाए, कलेक्टर साहब के आदेशों की बात की जाए, तो ये आदेश महज कागजों तक होते हैं, जमीन पर इनका कोई असर देखने को मिला हो ऐसा नजर नहीं आता है प्रकृति।
अच्छा रवि, क्या वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? मिली भगत है कुल मिलाकर सब कुछ? देखिए प्रगति, पूरी तरह कहा जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक साठगांठ दो बड़ी वजह है। वहीं माफिया राज इतनी खतरनाक तरीके से जड़े जमा चुका है कि अब राजनीतिक लोग जो है, जनप्रतिनिधि जो है, वो इस क्षेत्र के अंदर जो है उतर चुके हैं और बजरी जो है यहाँ सोना उगल रही है। भले ही वो बनास जो है टोंक की तबाही मचा रही हो बजरी, लेकिन सबको यही है कि जितना लूट सको उसे लूट लिया जाए। और अब जो है पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि मिस्टी का, बनास की बजरी का जो है एक बड़े लेवल पे स्टाक हो रहा है और वो उस जगह हो रहा है जिस खेती की जमीन को जो है वो लोग किराए पे ले रहे हैं। वहां आसपास की खेती की जमीनें बंजर हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बस जयपुर के विकास या महानगरों के विकास के नाम पर जो विनाश लीला टोंक के अंदर रची जा रही है, उसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आता है। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। टोंक से मेरे सहयोगी रवि टेलर जैसा कि बता रहे थे, टोंक में बनास नदी में माफिया राज जारी है। हालांकि कलेक्टर की तरफ से निर्देश दे दिए गए, प्रशासन की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द लगाम इन पर कसी जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। अवैध खनन से सैकड़ों कुएं सूख चुके हैं और खेतों में बजरी के पहाड़ दिखाई देते हैं। चलिए अब मैं सीधा रुख करूंगी अश्विनी का और चलिए उनसे जानते हैं कि आज बिग फाइट में क्या वो खास लेकर आए हैं। देखिए प्रगति, आज सवाल है पानी का। बात है सरकार के बीकानेर दौरे पे हर मंत्री को इसका सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आज बात होगी सरकारी दौरे पर पानी की। चलिए तो यहाँ पर इस बुलेटिन में यहीं रुकेंगे हम और आगे देखिए आप अश्विनी के साथ बिग फाइट। लेकिन चलते चलते ये भी आपको बता दें कि देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर। नमस्कार।